नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है सीए के नाम पर हम सब ने देखा और उसकी निंदा भी की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बड़ा ही अजीबोगरीब, हम कहेंगे कि बचकाना बयान सामने आया है। अल्वी कह रहे हैं कि वो लोग जो उपद्रव में मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अल्वी ने कहा कि उपद्रव में मारे गए लोगों के परिजनों को बकायदा हर्जाना भी मिलना चाहिए। तो जिन्होंने शहर शहर आग लगाई, हिंसा की, उन लोगों को अब यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। जो मारे गए ये संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए, उनकी सुरक्षा के लिए मारे गए। संविधान की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने जान दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो पुलिस वाले जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बयान कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि वो साबित करें कि सीएए यानी कि जो नागरिकता संशोधन कानून है वो कैसे किसी की नागरिकता छीन सकता है। शिमला में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी ऐसा काम कर रही है जिससे सीएए को लेकर लोगों में गलतफहमी बढ़ रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत कर ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको नागरिकता देने की पहल की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए और वो आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश ये बिल के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी, माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। बंगलुरु में आज से विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में वैसे तो घुसपैठ, सीएए, एनआरसी जैसे कई सारे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन करना प्रमुख मुद्दा रहेगा। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है और 9 फरवरी तक ये ट्रस्ट बन जाना है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की इस 3 दिवसीय बैठक में राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि ट्रस्ट बनाना सरकार का काम है और इसमें संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, फिर भी इस बैठक में ये मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर की निर्माण के लिए जो देर हुआ है वो उनकी कुंडली में होगा, ऐसे देर हुआ है, मगर अभी जो निर्णय आया है हम सब स्वागत करते हैं और चाहते हैं उनकी ये जो नया मंदिर बनेगा, ये मंदिर नया बनेगा। और कुछ चर्चा हो रहा है आपके बीच में, ये बीच में नहीं आऊँगा। तो पिछले शुक्रवार को सीए को लेकर राज्य में जिस तरह से अलग अलग शहरों में हिंसा हुई थी, उसको लेकर आज तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और पुलिस प्रशासन जिस तरह से अलर्ट है, तो शांतिपूर्ण तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज अदा की गई। तो लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, इन 3 शहरों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। और अब दिखा रहे हैं आपको आगरा, फिरोजाबाद, अमरोहा, गाजियाबाद, सहारनपुर और हाथरस की तस्वीरें। तो यहाँ पर कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद हैं ताकि किसी भी तरह का कोई गलत संदेश लोगों के बीच में प्रसारित ना हो। तो यहाँ भी जुमे की नमाज को लेकर जो पुलिस की फुल प्रूफ तैयारियाँ थी उसका ही हम असर कहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ भी नमाज अदा की गई। और पुलिस जहाँ ज़मीन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई थी, वहीं ड्रोन के जरिए आसमान से भी गलियों पर नजर रखी जा रही थी।
प्रयागराज, उन्नाव, सुल्तानपुर, सीतापुर, बांदा, तो इन 5 शहरों की तस्वीरें भी आप देखिए। तो पुलिस की फोर्स है, पुलिस का जमावड़ा है, जगह जगह गश्त कर रही है पुलिस। और यहाँ भी मकसद एक ही था कि पिछले शुक्रवार को जो भी तस्वीरें सामने आई थी, जो घटनाएं हुई थी, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसे में पुलिस को हम कहेंगे कि उसकी जो चौकसी थी वो काम आई है और लोगों ने भी यहाँ जिस तरह से पूरा संयम बरता है, तो शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई है। तो लखनऊ में हमने देखा था कि किस तरह यहाँ 2 दिन तक लगातार पिछले हफ्ते पूरी आगजनी होती रही, हिंसा होती रही। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यहाँ से बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की तस्वीरें सामने आई। तो प्रशासन की चुस्ती से आज कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। वहीं नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। को प्रदेश के तमाम शहरों में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसको देखते हुए एहतियातन लखनऊ में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है और शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद टीले वाली मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कराई है मौलाना फजले मन्नान साहब ने। मौलाना साहब, नमाज आज हो गई, जिसको लेकर के बड़ी सेंसिटिविटी थी, नीचे बहुत ज़्यादा पुलिस लगाई गई थी। किस तरीके की चीज़ें हैं, कैसे नमाज को आपने बेहतरी से अदा कराया? मैं सारे नमाजियों से टीले वाली मस्जिद के खासकर जो नमाज़ पढ़ने आए, मेरी अपील है कि वो अपने अपने घरों को जाएं, सुकून से हमेशा जाते रहे हैं, जाएं और किसी किस्म की अफवाहों पे ध्यान न दें, किसी किस्म की कोई भी ऐसी गलती न होने दें, न किसी के कहने सुनने पे, तो अपने अपने घरों को वापस जाएं और सुकून इत्मीनान से अल्लाह को याद करें। तो मौलाना फजले मन्नान साहब हमारे साथ थे और वो हर नमाजी से इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों की ओर जाएं, किसी भी तरह के बहकावे में या कहीं पर भी रुककर जुलूस की शक्ल में या लोगों के इकट्ठा होने को वो सीधे तौर पर मना कर रहे हैं। अमन चैन का पैगाम टीले वाली मस्जिद से भी दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कानपुर में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। कई दिनों तक कानपुर में विवाद चला और उसके बाद इस साल की आखिरी जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। शहर के काजी और सब नमाज को सकुशल संपन्न कराने के बाद शहर काजी हमारे साथ हैं। सर, आज सकुशल नमाज संपन्न हुई, क्या कहेंगे सर? अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान करम है कि हमारे जो डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं और जिला अधिकारी दूसरे जो जिम्मेदारान हैं, उनकी मेहनत और हम लोगों की मेहनत मुश्तरका तौर पर जो हम लोगों ने मेहनत की वो कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उम्मीद है कि हमारा शहर अब जो है वो नक्स अमन के ख़तरे से महफूज रहेगा और कोई इस तरह की अपनी घटना नहीं आई और ना आएगी इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से हम लोगों को या प्रशासन को परेशान होना पड़े। आपने देखा शहर काजी जिनका साफ कहना और मानना था कि आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये हाल है और अच्छी खबरें हैं, सुकून देने वाली खबरें हैं। हालांकि इसके लिए तैयारी काफ़ी करनी पड़ी है, फोर्स काफ़ी संख्या में तैनात हैं, चाहे पुलिस बल की बात करें या फिर हम पैरा मिलिट्री फोर्सेस की हम बात करें। लेकिन सबसे बड़ी और जो राहत की बात वो यही है कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई है। और बाकी हाल बताने के लिए राजीव सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजीव, जिस शहर से आज आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो पिछले हफ्ते यहाँ की तस्वीर कुछ और थी, आज का नज़ारा ज़रा बताइए। देखिए, बीते 19 दिसंबर की बात करें, बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 21 जिलों में हिंसा की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ और पथराव के साथ फायरिंग हुई, उसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस के सिपाही और जवान अधिकारी भी घायल हुए थे। 62 लोगों को, पुलिस के लोगों की भी गोली लगी थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद ही पूरे प्रदेश का जिस तरह से माहौल था वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बना हुआ था। ऐसे में आज की जो नमाज थी पूरे प्रदेश में, खासकर उन 21 जिलों में जहां पर हिंसा हुई थी, वो खासा मायने रखती थी कि अब इस तरह की कोई वारदात न हो। इसको लेकर शासन स्तर से, खुद मुख्यमंत्री और डीजीपी स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर आज एक बार फिर एहतियातन सभी 21 जिलों में जो इंटरनेट सेवा है उस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन जिस तरह से नमाज आज अगर देखा जाए तो सभी जिलों में, 21 जिलों में राजधानी लखनऊ समेत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लोग आए और उन्होंने, जैसा कि अमूमन वो आते थे और नमाज
नमाज पढ़ते थे और शांतिपूर्ण ढंग से वो आज अपने घरों को चले गए। किसी भी तरह का उत्तर प्रदेश में आज कोई भी सीए के विरोध के नाम पर न तो हिंसा हुई, न ही कोई झड़प हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि शासन प्रशासन के लिए मानी जा सकती है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये शांति व्यवस्था है ये आगे भी इसी तरह कायम रहेगी। जिस तरह से लोगों को सीए के विरोध के नाम पर भड़काया गया था, गुमराह किया गया था, उसके बाद प्रदेश में एक बड़ी हिंसा देखने को मिली थी। लेकिन अब उम्मीद है कि आज जुमे की नमाज बीत जाने के बाद जिस तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है वो आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल राजीव, और तारीफ करनी होगी आम शहरियों की भी जिन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखी और खासतौर पर जब मस्जिद में जहां नमाज अदा की, मौलानाओं की तरफ से भी अपील की गई कि शांति और भाईचारा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, जो हिंसा हुई थी उस पर बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई उसका कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से है। देवबंद से जुड़े मदरसे के छात्र हिंसा में शामिल थे। तो संजीव बालियान का ये बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो देवबंद के छात्र हैं वो इस तरह की गतिविधि में शामिल थे तो उसकी जांच कराई जाए। हिंसा में कारगिल लद्दाख का भी आरोपी पकड़ा गया था। तो संजीव बालियान का जो एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है जो हिंसा हुई थी उसको लेकर, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हिंसा हुई उसका कनेक्शन है दारुल उलूम देवबंद से, और जो देवबंद से जुड़े मदरसे हैं और इन मदरसों में जो छात्र पढ़ते हैं वो इस हिंसा में शामिल थे। यानी कि हिंसा भड़काने में सीधे सीधे इन मदरसों के छात्रों का आरोप था, ऐसा कहना है संजीव बालियान का। तो कह रहे हैं कि जो गतिविधि इन छात्रों की रहती है, ऐसे में देवबंदों से जो भी मदरसे जुड़े हुए हैं देवबंद से, उसमें जो छात्र पढ़ते हैं उनकी गतिविधियों की भी जांच कराई जाए। तो ये मांग कर रहे हैं संजीव बालियान और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कारगिल और लद्दाख का भी एक शख्स यहां पर पकड़ा गया था। और सीए के विरोध में जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल संगठन पीएफआई पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट और यूपी पुलिस के इनपुट के बाद ये बात सामने आई है कि सिमी से जुड़े लोगों ने पीएफआई नाम का संगठन खड़ा किया और फिर उसी के जरिए यूपी के अलग अलग शहरों में भीड़ जुटाई और इस भीड़ ने क्या तांडव मचाया था वो हम सब ने देखा था। यूपी में उपद्रव था गहरी साजिश। सरकार को बदनाम करना चाहते थे उपद्रवी। पीएफआई ने रची थी नापाक साजिश। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में पीएफआई नाम के संगठन का नाम सामने आया है। इस संगठन के लोगों ने बाकायदा यूपी के कई जिलों में भीड़ को एकत्रित किया और फिर बाद में इस भीड़ ने उपद्रव का रूप ले लिया। यूपी में नागरिकता कानून को लेकर करीब 2 दर्जन जिलों में हुई हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। हिंसा सिर्फ भीड़ के गुस्से से नहीं बल्कि इसके पीछे पीएफआई जैसे विघटनकारी संगठन की यूपी सरकार को बदनाम करने की पूरी सोची समझी साजिश थी। नागरिकता संशोधन एक्ट की आड़ में उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की गई और ये एक षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी कि शांत प्रदेश को कैसे जलाया जाए, प्रदेश की सरकार की छवि को कैसे खराब किया जाए। आईजी रेंज एसके भगत ने माना है कि पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे में आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। लोग पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं और उनके यहाँ जो रेड्स हुई हैं उस पर आपत्तिजनक वस्तु, सीडीज और लिटरेचर प्राप्त हुई है। उनसे गहन पूछताछ और उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स आदि की समीक्षा की गई है तो ये पाया गया है कि उग्र प्रदर्शन के लिए उन लोगों ने लोगों को उकसाया है, इकट्ठा करवाया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। सरकार अब इस संगठन पर प्रतिबंध की तैयारी कर रही है। कहा जाता है कि देश के 13 राज्यों में ये संगठन एक्टिव है। इसमें बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो पहले सिमी के सदस्य रह चुके हैं। वहीं आईजी रेंज मानते हैं कि पीएफआई सिमी का ही नया अवतार है। ये जरूर है कि सिमी की ऑर्गेनाइजेशन जब से बंद हुई है और उसके बाद उसमें जो एक्टिव लोग थे उसमें कुछ लोगों का इस तरह के तथ्य आ रहे हैं सामने। सिमी को उसकी देशद्रोही कारस्तानियों के कारण बैन किया गया था। अब अगर उसके उपद्रवी पीएफआई नाम के विघटनकारी संगठन की आड़ में सक्रिय हो गए हैं तो ये चिंता का विषय है। यूपी में और देश के दूसरे स्थानों से सबक लेकर इस संगठन पर कार्रवाई जरूरी हो गई है।
अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार ये दावा कर रही है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी के लोग ही पीएफआई नाम के संगठन को चला रहे हैं और यूपी में हिंसा फैलाने वाले संगठन के बारे में क्या कुछ जानकारी है वही फिलहाल पुलिस और सरकार के हाथ लगी है। हमारी सरगी रिपोर्ट में देखिए। सिमी का बदला रूप है पीएफआई। सिमी पर है बैन तो पीएफआई छीन रहा चैन। विरोध प्रदर्शन की आड़ में करा रहा है उपद्रव। पीएफआई ने कैसे यूपी में हिंसा को बढ़ावा दिया, ये जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। पीएफआई एक उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। देश में इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कई संगठन खड़े कर दिए गए हैं। इनमें पीएफआई, एसआईएफआई, एसडीपीआई और एफआईआर जैसे संगठन शामिल हैं। पीएफआई की बात करें तो साल 2006 में इसका गठन हुआ और रजिस्ट्रेशन 2010 में दिखाया गया। इस संगठन की भूमिका कई मामलों में संदिग्ध रही। ऐसे में झारखंड में पिछले साल फरवरी में इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया। राज्य सरकार ने यह कदम इस संगठन के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिलने के बाद उठाया। हालांकि यह मामला बाद में कोर्ट चला गया, जहां कोर्ट ने अगस्त में पीएफआई पर प्रतिबंध हटा दिया। फिर दिसंबर 2018 में राज्य सरकार ने प्रतिबंध का आदेश दिया, जिस पर फरवरी 2019 में अमल करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार का कहना था कि यह संगठन प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है। 2018 में ही इस संगठन को लेकर केरल में जबरदस्त बवाल हुआ था और इसको प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। हालांकि केरल सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारतीय वायुसेना के बहादुर यानी कि MiG-27 की आज आखिरी उड़ान है। इस उड़ान के बाद बहादुर को डीकमीशन कर दिया गया। इतिहास हो गया है इतिहास बनाने वाला। करीब 4 दशक से हिंदुस्तान के दुश्मनों पर नजर रखने वाला, करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाला रिटायर हो चुका है। जोधपुर एयरबेस पर MiG-27 की 29 स्क्वाड्रन स्कॉर्पियो के 7 फाइटर जेट आखिरी उड़ान के बाद फेज आउट हो गए हैं। फेज आउट होने के बाद 31 मार्च 2020 को इनके आधिकारिक नंबर प्लेटिंग यानी सैन्य सेवा से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही हिस्टोरिक ओकेशन है। जो MiG-27 एयरक्राफ्ट है 1985 में इंडक्ट हुआ था और आज ये एयरक्राफ्ट लास्ट फ्लाइंग कर रहे हैं। ये क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट थे जो स्विंग विंग एयरक्राफ्ट नाम से जाना जाता था। MiG-23 BN, MiG-23 MF और MiG-27 और MiG-27 अपग्रेड जो जहाज फेज आउट हो रहा है। ये जहाज ने बहुत ही अहम सर्विस दिया और आज इसका सेरेमोनियल लास्ट सॉर्टी है। MiG-27 जिसे हिंदुस्तान का बहादुर कहा जाता था, आज भले इतिहास हो चुका है, लेकिन इसका इतिहास इतना शानदार और गौरवशाली है कि जब भी हिंदुस्तान के एयरफोर्स की बात होगी, बहादुर का नाम गर्व से लिया जाएगा, क्योंकि MiG-27 ने 38 साल तक हिंदुस्तान की सेवा की। 1999 के करगिल युद्ध में कमाल का पराक्रम दिखाया। 2001 से 2 में ऑपरेशन पराक्रम में भी MiG-27 शामिल था। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से रिटायर हो रहे MiG-27 के इतिहास की बात करें तो भारत ने रूस से MiG-27 का बेड़ा खरीदा था। HAL ने भी 165 MiG-27 का निर्माण किया था। 1981 में MiG-27 एयरफोर्स को सौंपा गया था। MiG-27 की 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। हवा से जमीन पर हमला करने में इसे महारत हासिल थी।
MiG-27 जितना शक्तिशाली और शानदार था, क्रैश होने की वजह से इस पर उतने ही सवाल उठे। MiG-29 का इंजन R-29 परेशानी का सबब बना रहा। R-29 की तकनीकी खामी दूर नहीं की जा सकी। पिछले 20 साल में 40 से ज्यादा विमान क्रैश हुए। 2010 में MiG-27 के पूरे बेड़े को खड़ा किया गया। 2010 में विस्तृत जांच में कुछ खास पता नहीं चला। आखिरकार MiG-27 को अलविदा कहने का फैसला लिया गया। MiG-27 के आखिरी स्क्वाड्रन 29 स्क्वाड्रन स्कॉर्पियो के सभी 7 में 27 फाइटर जेट रिटायर हो जाएंगे और फिर इनकी जगह 29 स्क्वाड्रन में नए विमान राफेल और सुखोई MK-30I लाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।